फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज हमारा टॉपिक है यूनेस्को। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले ही सभी वीडियो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपको बहुत सारी वीडियो दे चुका हूं, जैसे कि यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया। इन सभी चीजों पर मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। यूनेस्को है क्या, इसे क्यों बनाया गया और ये काम किस आधार पर करता है। सबसे पहले समझिए कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब समापन हुआ था, उसके बाद यूएनओ का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य साफ तौर पर था कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में शांति स्थापित करने के लिए, ताकि दोबारा विश्व युद्ध ना हो सके। उसके लिए यूएनओ का गठन किया गया था। लेकिन जब यूएनओ का गठन किया गया तो शांति स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व में एकजुट के लिए यूएनओ का गठन तो किया गया, लेकिन उसी के अंदर संबंधित बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसके लिए भी एक संगठन बनाना बहुत जरूरी था। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित डब्ल्यूएचओ का गठन किया गया, व्यापार से संबंधित डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया, उसी तरीके से लेबर लोगों के लिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया गया, फिर उसके लिए खाद्य सामग्री के लिए, खाना खाने के लिए आईएफओ का गठन किया गया। उसी प्रकार से सांस्कृतिक, शिक्षा और वैज्ञानिक के क्षेत्रों में इन सभी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम में और फिर वैज्ञानिक जितने भी या सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए इन लोगों के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया यूनेस्को। ठीक इसी प्रकार से जितने भी खाड़ी देश के लोग हैं जो तेल पेट्रोलियम निर्यात करते हैं, उसके लिए भी एक संगठन है जिसको ओपेक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तत्काल हम देखते हैं कि यूनेस्को के, यूएनओ के अंदर कितने सारे संगठन बन के उभरे हैं। यूएनओ के अंतर्गत ही यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ, इन सब संगठन का निर्माण किया गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को के ऊपर। तो चलिए दोस्त, देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, इन सभी चीजों का मिलाकर एक संगठन बनाया गया, उसी को हम लोग यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को में बहुत सारे इन सभी चीज, चाहे वो शैक्षणिक हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक, धरोहर हो, इन सभी चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। वैसा स्मारक या सांस्कृतिक धरोहर जो बहुत साल पुराना हो, जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो, उन सभी को यूनेस्को के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, उसकी देखरेख सरकार करती है। तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं इसकी गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। ठीक उसी समय, उसके कुछ ही दिन बाद यूनेस्को का गठन किया गया। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को के अध्यक्ष जो है वर्तमान में अभी, वो है आंद्रे एजोले। इसका सदस्य है 193। आपको जैसा अभी हम बताए कि यूएनओ के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया, तो ठीक उसी प्रकार से जैसा कि यूएनओ के 193 देश सदस्य हैं, उस सभी देश जो यूएनओ का सदस्य है, वो सभी यूनेस्को का भी सदस्य है। भारत इसमें 1946 में शामिल हुआ, अगले एक साल बाद। इसके 11 सहयोगी देश है, 2 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक देश क्या होते हैं, जो इन सभी पर नजर रखते हैं। यूनेस्को के अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं जिन चीजों को, वो मुख्य रूप से हैं वन हो गया, जिसे हम लोग जंगल कहते हैं, पर्वत हो गया, झील हो गया, मरुस्थल हो गया, स्मारक हो गया, भवन हो गया, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2019 तक विश्व में 1121 यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किए गए थे पूरे विश्व में। लेकिन जो भारत में है, भारत में अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो 40 है। ठीक है, भारत में यूनेस्को 40 है, पूरे विश्व में 1121 में 869 सांस्कृतिक है, 213 प्राकृतिक, 39 जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों सम्मिलित रूप से है, मिली जुली। भारत में अब तक 40 यूनेस्को घोषित किए गए हैं। 40वां है जो एमपी के ग्वालियर ओरछा जगह है, ग्वालियर में, उसी को शामिल किया गया है। 2 ऐसे स्थल हैं जिसको प्रस्तावित किया गया है किसे आगे इसको यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। वो है पश्चिम बंगाल का और दूसरा है केरला का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर के मंदिर है और केरल का मट्टनचेरी पैलेस है। और देखिए यूनेस्को में जब भी कोई चीज को शामिल किया जाता है तो उसका कुछ मानदंड होते हैं, जो 2004 तक
6 ऐसे मानदंड थे जिसको शामिल करने के लिए उसमें 6 टर्म एंड कंडीशन हुआ करते थे, जिसमें से कोई भी अगर आप एक फुलफिल कर सकते हैं अगर होगा तो आप उसे यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि चाहे वो प्राकृतिक रूप से कोई चीज हो, चाहे उसे आप बहुत साल पुराना अगर आदमी ही कोई राजा महाराजा बनाया है, कोई भवन हो, स्मारक हो, तो उन सभी चीजों को अगर राजा उसे बनाया है, बहुत साल पुराना हो, उसकी कोई देखरेख के लिए नहीं है, उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा है इस देश के लिए, जिसके मान सम्मान की बात हो, उन चीजों के लिए, जो देश के विकास के लिए हो, उन चीजों को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 2004 तक 6 टर्म एंड कंडीशन थे, 2005 के बाद इसे 10 टर्म एंड कंडीशन कर दिया गया, जिसमें से अगर एक भी टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो उसे यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो 40 इसमें है भारत के ऐसे स्थल हैं जो उसमें शामिल किया गया यूनेस्को में। तो अब हम इसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है जिसे हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो 5-10 आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, अब देखिए बताते हैं कि जो यूनेस्को के अंदर भारत के जो शामिल किए गए स्थल को, उसमें बहुत सारे हैं, ऐसे तो 40 हैं, लेकिन उसके हम कुछ 20 ऐसे ले लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आइए देखिए, उसके सभी 20 को लिस्ट लिए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं उसे हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम्पी, जो कर्नाटक में है, हम्पी का खंडहर है जो कर्नाटक में है। ये ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि हम्पी का खंडहर कहाँ है, तो कर्नाटक में। फिर है खजुराहो, खजुराहो का जो मंदिर है ये है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये एक सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में शामिल है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ताजमहल है आगरा में, यूपी में, जिसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। 1984 में ताजमहल आगरा में है। इसे ताजमहल को शाहजहां द्वारा बनाया गया था और आगरा शहर को सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया गया था। फिर है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसे भी यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, इसकी नींव रखी थी कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो खुद के लिए नहीं बनाया था, वो अपने गुरु के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन कुतुब शाही करके हैं, उनका याद में बनाए थे, अपने गुरु के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये दिल्ली में है। फिर महाबोधि मंदिर जो बिहार में है, गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा है, इसे भी शामिल किया गया। फिर हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ये यूनेस्को में शामिल है। फतेहपुर सीकरी ये भी है, ये यूपी में है, फतेहपुर सीकरी को भी शामिल किया गया है। यूपी में एक जगह है जो आगरा मतलब सॉरी इसे अकबर ने इसे बसाया था, फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, फिर है एलिफेंटा गुफा, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की लगभग बहुत सारे स्थलों को शामिल किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग विश्व धरोहर की संख्या अधिक है। ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र की इधर देखिएगा लगातार आपको मिलेगा एलिफेंटा गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया। फिर देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी इसे शामिल किया गया। फिर है अजंता की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। इन सभी का देखिए गुफा याद रखिएगा, एलिफेंटा, एलोरा और अजंता, ये सभी महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। तो इन सभी सीरीज को आप ध्यान से याद रखिएगा, ये यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसमें से अभी तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो एक ताजमहल है जिसे 1984 में शामिल किया गया। फिर एलोरा हो गया, एलिफेंटा, अजंता, ये 4 को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर आगरा का किला है यूपी में। सुंदरवन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर बहुत ही तरह के फूल पत्ती और पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो कि ये डेल्टाई क्षेत्र में सबसे उपजाऊ मिट्टी, जैसे कि आपको पता है कि गंगा और यमुना के मिलने से, बांग्लादेश में गंगा यमुना मिलती है, मिलने के बाद से वहां पर मेघना नाम से वो नदी आगे की ओर बहती है। तो मेघना नाम से जो बहती है वो आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जिसका लगभग 70% हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है, 30% बंगाल में, जो भारत का बंगाल क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में। तो जो बंगाल के क्षेत्रों में जो वन है उसे ही हम लोग सुंदरवन कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो ये सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ये पश्चिम बंगाल में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, इसे याद रखिएगा। काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए, असम में है। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में है,
ये नंदा देवी जिस उत्तराखंड में, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है भीमबेटका गुफा, ये भी भीमबेटका एमपी में है। एमपी और महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल मिले स्थलों की संख्या आपको ज्यादा मिलेंगे। तो एमपी और महाराष्ट्र में इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगला है मानस, मानस अभ्यारण्य है जो असम में है। और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, भारत की सबसे पहली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे 1935 ईस्वी में इसका अथी किया गया था, मतलब उसमें नेशनल पार्क घोषित किया गया था, लेकिन इस 1936 में इसका मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसका सबसे पहले जो पुराना नाम था, इसे हेली नेशनल पार्क नाम था, हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसे आगे चल के इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। 1936 से ये अस्तित्व में आया था। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड में है। फिर है सांची का स्तूप, ये एमपी में है। तो एमपी में और महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल की संख्या आपको मिलेंगे। तो ये है विश्व धरोहर स्थल। एग्जाम में यहाँ से ये पूछे जाते हैं, एक दो विश्व धरोहर स्थल का आपको नाम दे देगा और पूछेगा, या तो फिर इसमें से बोलेगा 4 ऐसे जगह का नाम देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। उसमें से 3 होंगे, जैसे मानस, जिम कॉर्बेट, सांची, और कुछ चौथा जगह दे देगा जो शामिल नहीं है। तो उन सभी में से छांटना होता है। फिर बोल देगा कि क्या जी भीमबेटका आपको यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल है, तो हाँ या नहीं इस पे टिक करना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके फिर यूनेस्को के सिंपल एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में। कब गठन किया गया, 1945 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सबसे ज्यादा इसका अध्यक्ष से ही पूछा जाता है। तो इसका अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो है आंद्रे अजोले। तो चलिए दोस्त, आज हमारे ये यूनेस्को टॉपिक समाप्त होता है। ऐसे ही आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी वीडियो देखने हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और जाने के बाद से आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको हर तरीके का आपको वीडियो मिलेगा। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।